पहला चरण कौन सा है, तुम मुझे बता सकते हो कि राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण कौन सा है? भाई राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण कौन सा है? मत्स्य संघ। अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि मत्स्य संघ किस तारीख को बना, तो बता दोगे यार तुम लोग मुझे, कब बना था? 18 मार्च 1948। अगर मैं तुम्हें ऐसा भी पूछूं कि मत्स्य संघ कैसे बना था? 4 रियासतें मिलती है, कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। ठीक है, सेकंड वाले चरण का नाम क्या है? पूर्वी या पूर्वी राजस्थान संघ किस तारीख को बना? 25 मार्च 1948। ठीक है, कितनी रियासतें? 9। 9 के लिए कितने शब्द? 4। कौन कौन से? हाड़ौती, वागड़, केपीएस एंड टोंक। हाड़ौती में क्या क्या है? कोटा, बूंदी एंड झालावाड़। वागड़ में क्या क्या है? डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। K4। किशनगढ़ P4। प्रतापगढ़ S4 और टोंक से टोंक। ठीक है, तीसरा कौन सा है? संयुक्त राजस्थान किस तारीख को बना? 18 अप्रैल 1948। कैसे बना भाई? संयुक्त राजस्थान कौन सा चरण है? तीसरा। तीसरा पैदा करने के लिए जोड़ोगे किसमें? दूसरे में। दूसरे का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। जिसमें क्या जोड़ा तो क्या निकल के आ गया? संयुक्त राजस्थान। चौथा कौन सा है भाई? चौथा कौन सा है? वृहद राजस्थान किस तारीख को बना? 23 मार्च 1949 को बना था। ठीक है, कैसे बना? संयुक्त राजस्थान में आगे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एंड बीकानेर। चलो ठीक है, पांचवा कौन सा है? संयुक्त वृहद राजस्थान है। ठीक है, संयुक्त वृहद राजस्थान कब बना? 15 मई 1949। कैसे बना? वृहद राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाने से। ठीक है, छठा कौन सा है? राजस्थान संघ किस तारीख को बना? 26 जनवरी 1950। कैसे बना? संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही का आंशिक विलय करने से। सातवां कितने नाम से पुकारते हैं? नवीन, वर्तमान या आधुनिक राजस्थान किस तारीख को बना? 1 नवंबर 1956। अब सातवां बना रहे तो किसमें जोड़ोगे? छठे में। क्या क्या जोड़ोगे? सिरोही का पूर्ण विलय। पूर्ण विलय का मीनिंग क्या होता है? आबू दिलवाड़ा छोड़े के लेवे? आबू दिलवाड़ा लेना। अभी और क्या करना बोलो? अजमेर, मेरवाड़ा भी। ठीक है, कोई लेन देन बाकी है? कौन सी? सिरोंज। सिरोंज दोगे के लाओगे? अरे सिरोंज देना है किसको? एमपी को। और उसके बदले कौन सा काम लाओगे? ठीक है, तो यहीं से आगे बढ़ना। जिसको समझ में नहीं है ना, वो भी अपन थ्योरी लिखने वाले, तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहीं से आगे पढ़ना। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि वो लोग तो कह के चले गए कि भी हमारी जो रियासतें हैं, कि हमारी रियासतें जो हैं वो या तो, कि वो लोग तो कह के चले गए कि हमारी रियासतें या तो क्या रहे, ठीक है, या फिर हमारी रियासतें जो है वो किसमें शामिल हो, या हम चाहे तो हमारी रियासत लेके कहा जा सकते हैं। ये भी उन लोगों ने तो कह दिया कि हमारी रियासतें या तो क्या रहे या फिर कहां शामिल हो, या कोई राजा चाहे तो अपनी रियासत लेके कहा जा सकता है? पाकिस्तान। और ऐसा किसमें कहा गया था भाई? एक तो मैंने तो क्लास में कहा था, ठीक है, बाकी कौन सी योजना में आता है? माउंटबेटन योजना में। और यही तो बहुत बड़ी समस्या है, और इसी समस्या के हल के चक्कर में हमें क्या करना पड़ रहा है? तो हमारे नेताओं को अच्छे से पता है कि जाते जाते भी अंग्रेज इस टाइप का एक बुराई का बीज हमारे भारत के अंदर बो के जा रहे हैं। तो हमारे नेताओं ने आजादी से पहले ही काम करना शुरू कर दिया, और ये डेट तुम्हें किसी भी हालत में याद रखना पड़ेगा। और एक डेट तुम्हारे पास क्या है? 5 जुलाई 1947। ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। और 5 जुलाई 1947 को हमारे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट का गठन होता है, और हमारे यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट का गठन होता है वो डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या कहलाता है? तो आप बताओगे कि वो डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या कहलाता है? देसी रियासत परिषद। या इसी डिपार्टमेंट को किस नाम से भी जाना जाता है? तो आप बताओगे कि यही डिपार्टमेंट जो है वो क्या भी कहलाता है? रियासती सचिवालय। तो आप लोग चाहे तो देसी रियासत परिषद बोलो, चाहे रियासती सचिवालय को, बात एक ही है। और ये वो विभाग है जिसका गठन किस तारीख को हुआ? 5 जुलाई 1947। और ये वही डिपार्टमेंट है जिसने राजस्थान क्या पूरे भारत का क्या किया है? एकीकरण किया है। तो हमारा एकीकरण किस विभाग के नेतृत्व में हुआ है? तो विभाग कौन सा है? देसी रियासत परिषद, या उसको क्या बोलेंगे? रियासती सचिवालय। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि एक आदमी को इस डिपार्टमेंट का क्या बनाया गया, और जिस आदमी को इस डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बनाया गया उस आदमी का नाम क्या था? तो उस आदमी का नाम क्या बताओगे? सरदार पटेल। और इसके अलावा एक आदमी को इस डिपार्टमेंट का क्या बनाया गया?
और जिस आदमी को सचिव बनाया गया उस आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? वीपी मेनन। यानी पटेल की अध्यक्षता में रियासती सचिवालय का गठन हुआ किस तारीख को? 5 जुलाई 1947। जिसका अध्यक्ष कौन है? पटेल। और जिसका सचिव कौन है? और ये वो विभाग है जिसको तुम चाहो तो देसी रियासत परिषद बोलो, चाहे तो क्या बोलो, रियासत सचिवालय। और ये वो डिपार्टमेंट है जो राजस्थान के पूरे भारत का क्या करने वाला? एकीकरण करने वाला। अब यहाँ पे है क्या वो देखो। तो इस डिपार्टमेंट का बॉस कौन है? कौन है? सरदार पटेल। और एकीकरण के पीछे किस आदमी का दिमाग काम करेगा? सरदार पटेल का। और पटेल जब इस डिपार्टमेंट का बॉस बनता है तो पटेल ने चेतावनी भरे शब्दों में एक आदेश जारी करवा दिया इस विभाग के माध्यम से। और पटेल ने क्या कहलवाया एक आदेश में कि राजस्थान क्या, भारत के सभी राजा कान खोल के सुन लेना कि किसी भी राजा के लिए कहां जाने का रास्ता नहीं है। कोई भी राजा भारत का कहां जाने की बात नहीं सोचेगा। हम सब रियासतों को कहां मिला के दम लेंगे। लेकिन उन्होंने क्या कि हम सोच सकते हैं कि कुछ रियासतें चाहे तो भारत के अंदर रहकर भी क्या रह सकती है। इन लोगों ने क्या किया कि हम सोच सकते हैं, वो भी उनके सोचने पे डिपेंड कर रहा है कि ये लोग कहते हैं कि हम सोच सकते हैं कि कुछ रियासतें चाहे तो भारत के अंदर रहकर भी क्या रह सकती है। लेकिन इन्होंने कहलवाया कि हमारी नजर में वही रियासतें स्वतंत्र रह सकती है जो हमारे द्वारा बनाई गई शर्तें क्या करती हो। लेकिन फिर भी कोई राजा नाटक करता है कि नहीं, हम तो आपकी शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम तो क्या घूमेंगे। कोई राजा नाटक करता कि नहीं, हम तो हमारी रियासत लेके कहां जाएंगे, पाकिस्तान, हम तुम्हारे भारत में शामिल नहीं होंगे। तो पटेल ने ऐसे राजाओं को धमकी भी दे दी थी। और पटेल ने कहा कि अब तो हमने भारत की सेनाएं बना ली है, फिर उस राजा से बात करने केवल वो सेनाएं वहां आएगी। लेकिन हमारे लिए ये बातें हो रही है कि वो पटेल किन शर्तों की बात कर रहा है जिनके अप्लाई होने पर कुछ रियासतें चाहे तो भारत के अंदर रहकर क्या रह सकती है। तो पटेल ने कहलवाया कि मान लो अगर किसी रियासत में कितने लाख जनसंख्या निवास करती हो? 10 लाख के। मान लो अगर किसी रियासत में 10 लाख जनसंख्या क्या कर रही हो? निवास कर रही हो। तो वो रियासत चाहे तो भारत के अंदर रहकर भी क्या रह सकती है। और एक ऑप्शन और दिया कि मान लो किसी रियासत वाले के पास 10 लाख जनसंख्या नहीं हो रही है। तो मान लो अगर किसी रियासत की वार्षिक आय कितनी हो, कि मान लो अगर किसी रियासत की वार्षिक आय कितनी हो, 1 करोड़, तो वो रियासत भी चाहे तो भारत के अंदर रहकर भी क्या रह सकती है। ये ऑप्शनल है, या तो ये वाली शर्त पूरी करो या फिर ये वाली शर्त पूरी करो। और जैसे ये शर्तें यहां से क्या होती है, जारी होती है कि 10 लाख जनसंख्या या वार्षिक आय 1 करोड़। और जैसे ये शर्तें जारी हुई, राजस्थान के आधे से ज्यादा राजाओं के चेहरे उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ना तो क्या है, ना उनके पास क्या वार्षिक आय एक। और एकीकरण भी वो प्रोसेस है जहां राजाओं को बहुत जोर आएगा। क्यों? क्योंकि एकीकरण वो प्रक्रिया है जहां राजाओं की राजशाही खत्म होने वाली है, जनता का शासन आने वाला है। और जैसे ही ये शर्तें जारी होती है, राजस्थान के आधे से ज्यादा राजाओं के होश उड़ जाते हैं। और हमारे पास टोटल रियासतें कितनी है? 19 में से केवल कितनी? 4 रियासतें ही ऐसी है जो ये बनाई गई शर्तें क्या कर रही है, पूरी कर रही है। यानी 15 राजाओं को तो बिना किसी लोभ लालच, बिना किसी नाटक के राजस्थान में क्या होना पड़ेगा, शामिल होना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए वो 4 रियासतें कौन सी है जो ये शर्तें क्या कर रही है, पूरी कर रही है? तो चारों ही अपने आप में बड़ी रियासत है। और जैसे कि ऐसा शर्त पूरी करने वाली रियासत कौन सी है, और एकीकरण के वक्त मेवाड़ के राजा कौन थे? तो आप बताओगे कि एकीकरण के समय मेवाड़ के राजा कौन थे? बवाल सिंह। और बातों ही बातों में 19 ही राजाओं के नाम आ जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा ऐसी शर्त पूरी करने वाली और रियासत कौन सी भी है? जोधपुर। और इस समय जोधपुर के राजा कौन थे? तो आप बताओगे कि इस समय जोधपुर के राजा कौन थे? हनुमान सिंह। इसके अलावा ऐसी शर्त पूरी करने वाली और रियासत कौन सी भी है? जयपुर। और जयपुर के राजा कौन है? तो मान सिंह। लेकिन ध्यान रखना कौन से नंबर? सेकेंड नंबर। और इसके अलावा ऐसी शर्त पूरी करने वाली एक रियासत कौन सी भी है? बीकानेर। और एकीकरण के समय बीकानेर के राजा कौन थे? तो आप बताओगे कि एकीकरण के समय बीकानेर के राजा कौन थे? शार्दुल सिंह। यानी हमने इन 4 रियासत के राजाओं को एक लाइसेंस दे दिया। हमने इन 4 रियासत के राजाओं को क्या दे दिया? एक लाइसेंस दे दिया। कौन सा लाइसेंस? भाई कोई गाड़ी वाड़ी चलाने का नहीं है, कि ये लोग चाहे तो राजस्थान या भारत के अंदर रहकर भी अपने आप को कानूनी तौर पे क्या रख सकते हैं। क्योंकि या तो ये 10 लाख जनसंख्या पूरी कर रहे होंगे या फिर इनकी इनकम कितनी होगी, 1 करोड़ होगी। यानी 15 राजाओं को तो बिना किसी नाटक के राजस्थान में क्या होना पड़ेगा, शामिल होना ही पड़ेगा। अब हमारे काम का यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न केवल एक ही है कि देसी रियासत परिषद या रियासती सचिवालय का गठन किस तारीख को हुआ था? तो आप बताओगे किस तारीख को होगा? 5 जुलाई 1947। जिसका अध्यक्ष कौन है और जिसका सचिव कौन है? वीपी मेनन। तो कल से आगे एक बार लिखना शुरू करो। लिखो 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में,
5 जुलाई 1947 को सरदार पटेल की अध्यक्षता में 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 देसी रियासत परिषद सरदार पटेल की अध्यक्षता में देसी रियासत परिषद या रियासती सचिवालय, बात एक ही है ना, लिखो लिखो, देसी रियासत परिषद या रियासती सचिवालय का देसी रियासत परिषद या रियासती सचिवालय का देसी रियासत परिषद या रियासती सचिवालय का गठन हुआ था। देसी रियासत परिषद या रियासती सचिवालय का गठन हुआ था, जिसके सचिव वीपी मेनन थे। जिसके सचिव वीपी मेनन थे। जिसके सचिव वीपी मेनन थे। जिसके सचिव कौन थे? वीपी मेनन। नेक्स्ट लिखो लिखो राजस्थान व नेक्स्ट आंसर लिखना, राजस्थान व भारत का एकीकरण। लिखो राजस्थान व भारत का एकीकरण। राजस्थान व भारत का एकीकरण इसी विभाग के नेतृत्व में हुआ था। राजस्थान व भारत का एकीकरण इसी विभाग के नेतृत्व में हुआ था। राजस्थान व भारत का एकीकरण इसी विभाग के नेतृत्व में हुआ था, और ये विभाग इसी विभाग के नेतृत्व में हुआ था। विभाग रियासतों के लिखो, और ये विभाग रियासतों के स्वतंत्र रहने के बारे में और ये विभाग रियासतों के स्वतंत्र रहने के बारे में और ये विभाग रियासतों के स्वतंत्र रहने के बारे में निम्न शर्तें जारी करता है। और ये विभाग रियासतों के स्वतंत्र रहने के बारे में निम्न शर्तें जारी करता है। रियासतों के स्वतंत्र रहने के बारे में निम्न शर्तें जारी करता है। नंबर 1 लिखो लिखो अगर किसी रियासत में लिखो अगर किसी रियासत में 10 लाख जनसंख्या निवास करती हो। देखो नंबर 1, अगर किसी रियासत में 10 लाख जनसंख्या निवास करती हो। अगर किसी रियासत में 10 लाख जनसंख्या निवास करती हो। 10 लाख जनसंख्या निवास करती हो। और सेकंड लिखो देखो अगर किसी रियासत की देखो अगर किसी रियासत की वार्षिक आय अगर किसी रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो। अगर किसी रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो। अगर किसी रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो। नेक्स्ट लिखो लिखो राजस्थान की, नेक्स्ट आंसर लिखना, राजस्थान की 19 में से लिखो राजस्थान की 19 में से निम्न 4 रियासतें राजस्थान की 19 में से निम्न 4 रियासतें ये शर्तें पूर्ण करती थी। 19 में से निम्न 4 रियासतें ये शर्तें पूर्ण करती थी। 19 में से निम्न 4 रियासतें ये शर्तें पूर्ण करती थी। और चारों के नाम लिख दो फटाफट से। एक तो कौन सी है? मेवाड़। मेवाड़ के राजा कौन है? भोपाल सिंह। एक है जोधपुर। जोधपुर के राजा कौन है? हनुमंत सिंह। एक कौन सी भी पूरी कर रही है? जयपुर। और जयपुर के राजा कौन है?
मान सिंह, लेकिन कौन से नंबर वाला है ये? सेकंड नंबर वाला है ना। और एक है बीकानेर, और बीकानेर का राजा कौन था? शार्दुल सिंह। लिखा तुम लोगों ने यहां तक सबने? ठीक है। बढ़ू यहां से आगे, मैं अभी सबने लिखा। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि जब ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि कौन स्वतंत्र रह सकता है या नहीं रह सकता है, उसके बाद इस रियासती विभाग ने राजस्थान के राजाओं के लिए क्या छाप दिए? विलय पत्र छाप दिए। ठीक है, मतलब अपनी भाषा में फार्म निकाल दिए, जिसपे राजस्थान को की सहमति देनी है कि तुम लोग राजस्थान में रहना चाहते हो, हाँ या ना। तो एक तो तुम लोग चाहो तो विलय पत्र को क्या भी कह सकते हो, क्या भी कह सकते हो, सहमति पत्र एक फॉर्म है जिसको हम तो विलय पत्र के नाम से पुकारते हैं, सहमति पत्र के नाम से, लेकिन ये बहुत टेक्निकल चीज है। इस फॉर्म का, इस कागज के टुकड़े का एक ऐसा टेक्निकल नाम है। और इस फॉर्म को तुम लोग किस नाम से पुकारोगे? तो इस विलय पत्र को बोला जाता है क्या? तो इस विलय पत्र को क्या बोला जाता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये जो फॉर्म है जिसको हम हमारी भाषा में क्या बोलते हैं? विलय पत्र। उसका एक्चुअल में नाम क्या रहा है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और राजस्थान के राजाओं के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र तैयार कर दिए गए, और यहाँ पे राजा लोगों केवल साइन करके ये और नो करना है कि तुम राजस्थान में शामिल होना चाहते हो, हाँ या ना। तो हमारे पास टोटल कितनी रियासतें हैं? 19। तो इन 19 रियासतों में वो पहली रियासत कौन सी थी? उन 19 रियासतों में वो पहली रियासत कौन सी थी जिसने इस एकीकरण के विलय पत्र पर सबसे पहले क्या किए थे? तो आप बताओगे कि राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली ही रियासत कौन सी है? और बीकानेर के किस राजा ने सबसे पहले साइन किए थे? तो आप बताओगे कि बीकानेर के किस राजा ने सबसे पहले साइन किए थे? शार्दुल सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा कोई ऐसी रियासत भी तो होगी जो सबसे अंत में विलय पत्र पर क्या करेगी? हस्ताक्षर। तो इस एकीकरण के विलय पत्र पर साइन करने वाली अंतिम रियासत कौन सी है? और धौलपुर के किस राजा ने इस विलय पत्र पर साइन किए थे? तो आप धौलपुर के राजा का नाम क्या बताओगे? उदयभान सिंह। यानी एकीकरण के विलय पत्र पे सबसे पहले साइन किस रियासत से हो रहा है? बीकानेर। और सबसे लास्ट में विलय पत्र पे साइन करने वाली रियासत कौन सी है? धौलपुर। और धौलपुर के राजा का नाम क्या था? उदयभान सिंह। लेकिन कभी कभी पेपर वाला इतना सीधा प्रश्न पूछता है बेचारा, वो क्या कहता है कि हमें तो केवल इतना ही बताओ तुम लोग कि राजस्थान के एकीकरण में, वो कहता है कि हमें तो इतना ही बताओ कि राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली, राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली कौन सी रियासत, अंतिम रियासत कौन सी थी? प्रश्न की लैंग्वेज क्या है कि राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो तुम्हारे हिसाब से कौन सी थी? या तुम लोग गजब कर रहे हो कि राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी होगी यार? सिरोही होगी ना। कल अपन ने वो टेबल बनाई थी, उस टेबल में सबसे लास्ट में किस रियासत का नाम आ रहा है? सिरोही का नाम आ रहा है। तो ध्यान रखना कि विलय पत्र पर साइन करने वाली अंतिम रियासत पूछे, विलय पत्र पर साइन करने वाली अंतिम रियासत पूछे तो कौन सी है? लेकिन एकीकरण में शामिल होने वाली अंतिम रियासत धौलपुर नहीं है। एकीकरण में शामिल होने वाली अगर अंतिम रियासत पूछे तो वो कौन सी है? सिरोही। और एकीकरण के समय सिरोही के राजा कौन थे? तो आप बताओगे कि एकीकरण के समय सिरोही के राजा जो थे उनका नाम क्या बताना है? अभय सिंह। तो यहाँ गलती यही होती है। और एक चीज दिमाग में रखनी है कि जिस सीक्वेंस में इन्होंने विलय पत्र पे साइन किए हैं उस क्रम में इनको शामिल नहीं किया। विलय पत्र पे सबसे पहले साइन तो किस रियासत के हो गए? तो बीकानेर का नंबर पहले चरण में थोड़ी ना आया, ठीक? कौन से चरण में आ रहा है? चौथे में। धौलपुर वाले ने सबसे लास्ट में साइन किया, सबसे लास्ट में शामिल नहीं हो रहा, सबसे पहले क्या हो गया? वो शामिल हो गया। तो जिस क्रम में इन्होंने साइन किया उस क्रम में मिलाया नहीं गया। इनको मिलाने का सबका समय क्या है? अलग अलग है। लेकिन यहाँ गलती यही होती है, वो कभी कभी बेचारा पूछता है कि एक ही क्रम में शामिल होने वाली अंतिम रियासत का नाम बताओ, हम किसका गोला भर के आते हैं। और कभी कभी पूछता है कि विलय पत्र पर साइन करने वाली अंतिम रियासत का नाम बताओ, हम पढ़ते हैं कि एकीकरण में शामिल होने वाली अंतिम रियासत। तो गलती से किसका गोला लग जाता है? सिर्फ। तो मिसमैच नहीं करना। विलय पत्र पर साइन करने वाली अंतिम रियासत पूछे तो कौन सी है? लेकिन एकीकरण में मिलने वाली अंतिम रियासत धौलपुर नहीं है, वो कौन सी है? सिरोही। और सिरोही का नंबर ठेठ छठे चरण में आता है। 5 चरणों तक हमारी 18 रियासतें क्या हो जाती है? एक हो जाती है। और छठे चरण में सबसे लास्ट में किस रियासत का नाम आया? सिरोही। और इस समय सिरोही के राजा कौन थे? अभय सिंह। और विलय पत्र को किस टेक्निकल नाम से पुकारोगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो लिखो, देखिए एक लाइन छोड़ के देखो, राजस्थान के, लिखो राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर, देखो राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर
और ब्रैकेट में नाम लिखना विलय पत्र के, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिखो। राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र, और विलय पत्र का टेक्निकल नाम लिखो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लिखो। राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत, हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत, हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत, हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत लिखो बीकानेर। हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत लिखो बीकानेर। हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर। और बीकानेर के किस राजा ने साइन किए हैं? तो शार्दुल सिंह ने साइन किया है ना। नेक्स्ट लिखो, लिखो अंतिम रियासत, लिखो अंतिम रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली, लिखो अंतिम रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली, अंतिम रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली लिखो धौलपुर। अंतिम रियासत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली धौलपुर। और धौलपुर के राजा कौन थे? तो क्वेश्चन में लिख देना उदयभान सिंह। हस्ताक्षर करने वाली अंतिम रियासत धौलपुर। और धौलपुर के राजा कौन थे एकीकरण के समय? उदयभान सिंह। नेक्स्ट लिखो, लिखो लेकिन, लिखो लेकिन राजस्थान के एकीकरण में, लेकिन राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली अंतिम रियासत, लेकिन राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली अंतिम रियासत, लेकिन राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली अंतिम रियासत लिखो सिरोही। लेकिन राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली अंतिम रियासत सिरोही। और इस समय सिरोही के राजा कौन थे? अभय सिंह। लेकिन राजस्थान के एकीकरण में शामिल होने वाली अंतिम रियासत सिरोही। और सिरोही के राजा कौन थे? तो क्या नाम बताओगे? अभय सिंह। कंप्लीट है यहां तक आप लोग? ठीक है। अब बस आगे बढ़ने से पहले हमें एक चीज और सीखनी है। देखो अभी भी अपन ने एकीकरण पढ़ना शुरू नहीं किया है, ऑनलाइन वालों को भोजनों को पता नहीं पड़ रहा अभी तो, ठीक है। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा वो भी अभी लोड मत लेना, अभी अपन ने पढ़ना भी शुरू नहीं किया है, वो तो अभी एक बात और सीखेंगे उसके बाद इसको पढ़ना शुरू करेंगे। बस एक बात हमें और सीखनी है। सीखना क्या है कि हमने हमारा एकीकरण जो है वो कहां से शुरू किया है? ये तो शायद अपने को 2 दिन हो गया क्लास में, तो मत्स्य संघ से। अरे कहां से शुरू किया है? मत्स्य संघ से किया ना। बस हमें दिमाग इतना ही खर्च करना है कि हमने हमारा एकीकरण जो है, हमने हमारा एकीकरण जो है वो मत्स्य संघ से ही क्यों शुरू किया? भाई मत्स्य संघ में कितनी रियासतें हैं? 4। कौन कौन सी? अलवर है, भरतपुर है, करौली और धौलपुर। भाई हमने इन 4 रियासतों को जोड़कर ही एकीकरण की शुरुआत क्यों की है? हमारे पास और भी तो दूसरी रियासतें थी जिसको जोड़कर हम एकीकरण की क्या कर सकते थे? शुरुआत। लेकिन कुछ कारण रहे हैं, इसलिए इन 4 रियासतों से ही एकीकरण क्या करना पड़ा है? शुरू करना पड़ा। वो कारण क्या है वो अपने को नोट करने केवल। तो एक हेडिंग डालो, देखो मत्स्य संघ से, मत्स्य संघ से एकीकरण प्रारंभ होने के कारण, 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 मत्स्य संघ से एकीकरण प्रारंभ होने के कारण। ठीक है। अब रीजंस क्या रहा है वो देखो कि तुम्हें अच्छे से पता है कि एकीकरण के पीछे किस आदमी का दिमाग काम कर रहा है। भाई किसका दिमाग काम कर रहा है? पटेल का दिमाग काम कर रहा है। पटेल समझ रहे हो, डेयरी वाला नहीं है वो। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है। तो पटेल जो है एकीकरण के पीछे अपना दिमाग खराब कर रहा है। ठीक है। तो पटेल जो है वो थोड़ा सा उल्टे दिमाग का आदमी है। उल्टे दिमाग का कैसे? जैसे हम लोग सोचते हैं कि जहां समस्या होती है वहां अपने को जाना नहीं चाहिए। पटेल उल्टा है, साला सबसे पहले वहीं जाएगा जहां क्या होती है? समस्या। मतलब उड़ते तीर लेने की आदत है किसको?
पटेल को, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। क्या गड़बड़ चल रही है वो देखो कि एक समस्या पैदा हुई कहां, भरतपुर रियासत में, और सेम टू सेम समस्या है कहां, लेकिन वो समस्या थोड़ी ज्यादा थी, किस रियासत में, धौलपुर। अब भरतपुर धौलपुर वाले क्या कहते हैं कि भरतपुर धौलपुर वाले कह रहे हैं कि साहब हमारी जो क्या है भाषा, वो कहते हैं कि साहब हमारी भाषा जो है वो किनके जैसी मिलती जुलती है, इसलिए हम लोग कहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे, हम हमारी रियासत लेके कहाँ जाएंगे। और भरतपुर धौलपुर रियासत की आधी पब्लिक क्या कह रही है कि हमारी भाषा जो है वो किनके जैसी मिलती जुलती है, यूपी वाले को जैसे, इसलिए हमें कहाँ शामिल किया जाए, यूपी हम कहाँ नहीं रहना चाहते हैं, राजस्थान में। लेकिन आधी जनता कह रही कि नहीं, हमें यूपी नहीं जाना, हमें कहाँ जाना, रहना अपना है राजस्थान। अब दोनों में क्या चल रहा है, टकराव चला, लड़ाई झगड़े चल रहे वगैरह वगैरह। तो पटेल ने कहा एक काम करो कि इनको ही पूछ लो कि इनको क्या चाहिए। मतलब पटेल ने कहा कि एक काम करो कि इन दोनों रियासतों के अंदर, पटेल ने कहा कि इन दोनों रियासतों के अंदर क्या करवाओ, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का मीनिंग हमारे लिए क्या हो जाता है, वोटिंग करवा लो यार, जिधर ज्यादा वोट पड़ेंगे इनको हम उधर क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। इन दोनों रियासतों के लिए जनमत संग्रह हुआ, यहाँ की जनता ने वोट डाले, वोटिंग हुई, और यहाँ की जनता ने डिसीजन दिया कि हम लोग कहाँ नहीं रह रहे, हम हमारे कहाँ ठीक है, राजस्थान में ठीक है। लेकिन हमारे लिए दो प्रश्न पैदा हो रहे हैं कि हमारी कौन कौन सी रियासतें यूपी यानी उत्तर प्रदेश में मिलने की इच्छुक थी, भरतपुर और धौलपुर। यह प्रश्न बना है कि राजस्थान में किन रियासतों का विलय जनमत संग्रह के आधार पर किया गया। तो भी तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, भरतपुर एंड धौलपुर। और यहाँ पे टेक्निकल चीज यही है कि हमने मत्स्य संघ बनाया कौन से चरण में था, पहले में। फिर अपन ने कल पढ़ा ना कि अपन ने डिब्बे में क्या कर दिया, बंद। वो डिब्बे में इसलिए बंद कर रहा है क्योंकि उसमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। क्या चल रहा है, जब लड़ाई झगड़े खत्म हो जाएंगे डिब्बे से क्या निकाल लेंगे, बाहर निकालेंगे। और ये लड़ रहा है, आधी आधी पब्लिक यूपी में जाना चाहती है, आधी पब्लिक कहाँ रुकना चाहती है, राजस्थान में। हमने मत्स्य संघ बनाया जरूर पहले चरण में है, लेकिन वो टेक्निकल रूप से राजस्थान में ठेठ कौन से चरण में शामिल होगा, पांचवें में। वापस कौन से चरण में शामिल होगा, पांचवें में। और जब हम लोग पांचवा चरण पढ़ेंगे तो वहां एक कमेटी का नाम भी पढ़ेंगे। जब हम लोग पांचवा चरण पढ़ेंगे तो वहां एक कमेटी लिखेंगे, उसी कमेटी की सिफारिश पर इन दोनों रियासतों का क्या हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था। उस कमेटी का नाम हम पांचवें चरण के अंदर मेंशन करने वाले हैं। तो लिखो कारण नंबर 1, लिखो, लिखो भरतपुर, लिखो भरतपुर व धौलपुर रियासत है, लिखो भरतपुर व धौलपुर रियासत है, भाषा के आधार पर, भरतपुर व धौलपुर रियासत है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर यूपी में, भाषा के आधार पर यूपी में शामिल होना चाहती थी, भाषा के आधार पर यूपी में शामिल होना चाहती थी, भाषा के आधार पर यूपी में शामिल होना चाहती थी, यूपी में शामिल होना चाहती थी। वह बाद में, बाद में मतलब पांचवें चरण में ना, लिखो, वह बाद में इन दोनों रियासतों को, लिखो बाद में इन दोनों रियासतों को, बाद में इन दोनों रियासतों को जनमत संग्रह के आधार पर, जनमत संग्रह का मीनिंग वोटिंग, बाद में इन दोनों रियासतों को जनमत संग्रह के आधार पर, बाद में इन दोनों रियासतों को जनमत संग्रह के आधार पर राजस्थान में शामिल किया गया था। वह बाद में इन दोनों रियासतों को जनमत संग्रह के आधार पर राजस्थान में शामिल किया गया था। वह बाद में इन दोनों रियासतों को जनमत संग्रह के आधार पर राजस्थान में शामिल किया गया था, राजस्थान में शामिल किया गया था। ठीक है, यानी भरतपुर और धौलपुर में क्या चल रहा है, लफड़े चल रहे हैं। अब जो क्या है कि एक समस्या और पैदा होती है कि भरतपुर धौलपुर में तो खैर समस्या चल ही रही है, लेकिन एक समस्या और पैदा हुई, और वो समस्या पैदा होती है इस दिन से। एक दिन ऐसा आता है, एक दिन क्या आता है, 30 जनवरी 1948। एक दिन क्या आता है, 30 जनवरी 1948। ठीक है, और पता तुम्हें इस दिन क्या हुआ था, देखो एक तो अपने में से कोई नहीं था। अब सोचो तुम लोग, तुम सोचे हम कहां चले गए थे, नहीं था, मैं भी नहीं था। अरे 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ, तो हद ही हो गई यार, है तुम्हें सीरियस ही नहीं आइडिया कभी। हाँ, अरे कभी स्कूल गए कि नहीं गए तुम लोग, गए स्कूल गए कभी, है स्कूलों में कभी ऐसा प्रोग्राम हुआ कि वो मास्टर लोग बराबर 1 घंटा बजाते हैं और अपन सब छोरे छाबरे ग्राउंड के अंदर लाइन बना के क्या होता है, खड़े होता है। फिर मास्टर लोग कहते हैं बराबर 11 बजे कि तुम सब 2 मिनट के लिए अपनी आंखें क्या करो, बंद करो। ऐसा हुआ तुम्हारे स्कूल में कभी, हुआ कि नहीं हुआ,
है? अरे नहीं हुआ तुम्हारी? अरे हुआ ना कि वो 11 बजे सब ग्राउंड के अंदर बुला के छोटे साहब लोग कहते हैं कि सब 2 मिनट के लिए अपनी आंखें क्या करो, बंद करो। फिर मास्टर लोग क्या कहते थे, किसको याद करना है? महात्मा गांधी जी को याद करना पड़ेगा, अपन पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अरे 30 जनवरी को क्या हुआ था? अरे गांधी जी क्या हुई थी? हत्या हुई थी ना, वो गोली वोली मार दी थी किसने? नाथूराम गोडसे ने। कहा मारी थी? दिल्ली में है, ऐसा मारा आज, ऐसा सीने में कमर में नहीं, दिल्ली में गोली मारी थी। कहाँ गोली मारी थी? दिल्ली में गोली मारी। तो पता 30 जनवरी को क्या मनाते हो तुम लोग? हैं? तो गांधी हत्या दिवस। मैंने सुनता है यार, तुम लोग स्कूल लाइफ में नहीं, तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे इसलिए। हाँ, सरकारी स्कूल में प्रोग्राम आज भी होता है। हाँ, शहीद दिवस बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं? शहीद दिवस, क्योंकि उस दिन गांधी जी क्या होती है? हत्या होती है। तो हुआ क्या था कि 30 जनवरी 1948 किसकी हत्या हुई है? गांधी जी की हत्या। और इनकी हत्या के चक्कर में हमारा एक आदमी उलझ गया, और भारत सरकार ने उसके ऊपर आरोप लगाया कि तूने तेरी रियासत में गांधी जी के हत्यारों को क्या दी है। और इस आरोप में एक रियासत के राजा को उठा के भारत सरकार ने कहा बंद कर दिया। और हमें कल प्रश्न ये देखना है कि एकीकरण के समय हमारे किस रियासत के राजा पर, एकीकरण के समय हमारे किस रियासत के राजा पर गांधी जी के हत्यारों को शरण देने का आरोप लगा था। तो इस चक्कर में कहां का राजा उलझा? अलवर का राजा उलझा। और अलवर के राजा का नाम क्या था? तो आप बताओगे कि अलवर के राजा का नाम क्या था? तेज सिंह। और अलवर रियासत के राजा तेज सिंह के साथ किसको भी उठा लिया? दीवान। दीवान होता है वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, हिसाब किताब रखने वाला आदमी। और इस समय अलवर रियासत का दीवान कौन था? तो आप बताओगे कि इस समय अलवर रियासत का दीवान कौन था? बीएन खरे। और अलवर के राजा तेज सिंह और दीवान बीएन खरे। और इन दोनों को उठा के भारत सरकार ने कहा बंद कर डाला। और जैसे ही अलवर के राजा तेज सिंह को दिल्ली बंद किया गया, अलवर की जनता सड़कों पर आ गई और आंदोलन करना शुरू कर देते कि हमारे राजा को रिहा कर दो, नहीं तो हम आंदोलन करना और क्या कर देंगे, तेज कर देंगे। अब अलवर का राजा तेज सिंह कहां बंद बैठा? अलवर में जनता सड़कों पर क्या कर रही है? आंदोलन कर रही। मतलब यहाँ पे भी माहौल गड़बड़ है। अब होता क्या है कि जब तेज सिंह कहां बंद था? दिल्ली में। और जब तेज सिंह दिल्ली में बंद था तो इससे मिलने कौन गया? कौन जाता है? पटेल जाता है। तो पटेल वहां तेज सिंह से मिलता है अंदर। तो पटेल ने कहा तेज सिंह को कि देख, तूने गांधी जी के हत्यारों को शरण दी है या नहीं दी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तू चाहे तो इस मुसीबत से क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है। तो पूछ लिया अभी वो तेज सिंह ने, कैसे बाहर आऊं? तो पटेल अपनी जेब में वो कागज रख के ले गया था। कौन सा कागज? अरे क्या रख के ले गया था? वो विलय पत्र। और कहा कि देख, ये राजस्थान के राजाओं का विलय पत्र है, अगर साइन कर दे कि राजस्थान में शामिल हो रहा है तो हम तेरे को यहाँ से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर नहीं कर रहा है तो फिर तो हमेशा के लिए कहाँ बैठा रहे। फतेह सिंह ने भी सोच दिया मैं कब तक गांधी जी के चक्कर में उलझा रहा हूँ। तो उधर उन्होंने साइन करना स्वीकार किए, छोड़ा गया। ऑटोमेटिक आंदोलन यहाँ पे क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी पटेल का दिमाग यही था कि जहां समस्या है वहीं से इस एकीकरण की क्या कर दी जाए, शुरुआत कर दी जाए। तो अब समस्या किस रियासत में भी थी, समस्या कहाँ पे भी थी, और समस्या कहाँ पे भी थी, लेकिन एक रियासत और फंसी हुई। कौन सी? करौली में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन पटेल ने कहलवाया कि ये रियासत इसी क्षेत्र में आती, इसको अलग मत रखो, और इनको इसको भी इन्हीं के साथ जोड़कर एकीकरण की क्या कर दो, शुरुआत कर दो। और कुछ कारण रहे हैं इसलिए हमने इन चारों रियासतों से एकीकरण क्या किया है, शुरू किया। बाकी इनसे छोटी छोटी रियासतें खूब है, किशनगढ़ है, शाहपुरा है, प्रतापपुर, ये बहुत छोटी छोटी रियासत है जहां कोई लफड़ा ही नहीं है, यहीं से एकीकरण क्या कर दिया जा सकता था शुरू। लेकिन कुछ कारण रहे हैं इसलिए इन चारों रियासतों को जोड़कर ही एकीकरण क्या करना पड़ा है, शुरू। और हमारे पास 3 प्रश्न पैदा हो रहे हैं। पहला प्रश्न ये बना कि हमारी कौन कौन सी रियासतें यूपी में जाने की इच्छुक थी? भरतपुर और धौलपुर। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। हमारा एक प्रश्न ये बन जाता है कि राजस्थान में किन रियासतों का विलय जनमत संग्रह के आधार पर हुआ? भरतपुर और धौलपुर। और एक प्रश्न ये बन गया कि एकीकरण के समय किस रियासत के राजा पर गांधी जी के हत्यारों को छिपाने का आरोप लगा? तो अलवर। अलवर का आदमी कौन है? वो तेज सिंह है। तो लिखो कारण नंबर सेकंड। लिखो एकीकरण के समय, एकीकरण के समय, एकीकरण के समय अलवर रियासत के शासक, एकीकरण के समय अलवर रियासत के शासक, एकीकरण के समय अलवर रियासत के शासक तेज सिंह, अलवर रियासत के शासक तेज सिंह व दीवान बी एन खरे पर, अलवर रियासत के शासक तेज सिंह व दीवान बी एन खरे पर, व दीवान बी एन खरे पर, दीवान बी एन खरे पर गांधी जी के हत्यारों को, दीवान बी एन खरे पर गांधी जी के हत्यारों को, गांधी जी के हत्यारों को
शरण देने का आरोप लगा था दीवान BN खरे पर। गांधी जी के हत्यारों को शरण देने का आरोप लगा था। गांधी जी के हत्यारों को शरण देने का आरोप लगा था। इसलिए ने इसलिए ने दिल्ली में इसलिए इन्हें दिल्ली में नजरबंद कर दिया जाता है। इसलिए इन्हें दिल्ली में नजरबंद कर दिया जाता है। इसलिए इन्हें दिल्ली में नजरबंद कर दिया जाता है। इसलिए इन्हें दिल्ली में नजरबंद कर दिया जाता है। लिखा आप लोगों ने। ये वो बातें थी जो एकीकरण से पहले हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब तुम्हें यहां से आगे सब कुछ आता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें पूछूं भी, जिनको समझ में नहीं आया वो अब समझना शुरू करना। इस टॉपिक को पढ़ना ही हम लोग अब शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बताना सब तुम्हें ही है, क्योंकि मैं तुम्हें इतना बता चुका हूं कि अब तुम चाहो तो मुझे पढ़ा सकते हो। जैसे कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण कौन सा था, नहीं बता सकते हो क्या? बता सकते हो यार। हमारा सिंबल क्या है? एम। एम से क्या लिखा था? तो एम से जो है आप लोगों ने क्या लिखा है? मत्स्य संघ। चलो ठीक है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि मत्स्य संघ की तारीख क्या, नहीं बता सकते तो मुझे बता सकते हो यार। क्या लिखूं? 18 मार्च 1948 है कि 49 है? 18 मार्च 1948, ठीक है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ये मत्स्य संघ कैसे बना, तुम मुझे नहीं बता सकते हो क्या? बता सकते हो यार। क्या क्या मिलाएंगे बोलो? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर प्लस धौलपुर और प्लस एक ठिकाना भी ऐड होगा। कल ही हमने पढ़ा था, कौन सा? निमराना। जो लोग नए हैं वो देखो कि हम राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण बना रहे हैं। कौन सा? मत्स्य संघ। किस तारीख को बना? 18 मार्च 1948। इस मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल हुई? 4। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर और एक ठिकाना। कौन सा? यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना निमराना। और इन सबको जोड़ के 18 मार्च 1948 को तुमने एकीकरण का पहला चरण कौन सा बनाया? मत्स्य संघ बनाया, ठीक है। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि अब तुम्हें एक आदमी को क्या बनाना है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें अब एक आदमी को जो है वो क्या बनाना है? उपराष्ट्र प्रमुख, ठीक है। अब ध्यान रखना कि राष्ट्र प्रमुख और उपराष्ट्र प्रमुख की कुर्सी पर, राष्ट्र प्रमुख और उपराष्ट्र प्रमुख की कुर्सी पर वही आदमी बैठता है जो किसी रियासत का राजा होता है। किसी रियासत के राजा को ही या तो क्या बनाएंगे? राष्ट्र प्रमुख, या फिर क्या बनाएंगे? उपराष्ट्र प्रमुख। अब हमें एक आदमी को मत्स्य का क्या बनाना है? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री वो आदमी बनता है जो जनता का नेता टाइप का आदमी होता है। जो जनता का नेता टाइप का आदमी होता है उसको हम लोग क्या बनाते हैं? प्रधानमंत्री। इसके अलावा हमें एक इस मत्स्य संघ की क्या बनानी है? हमें मत्स्य संघ की क्या बनानी है? राजधानी। जब ये चरण बन जाएगा तो हम एक आदमी को जब ये चरण बन जाएगा तो हम एक आदमी को क्या करने बुला लेंगे? उद्घाटन करने बुलाएंगे। एक उद्घाटन का क्या होगा? जगह। और एक आदमी से तुम लोग क्या करवाओगे? नामकरण। मतलब वो बंदा कहेगा कि इन सबको जोड़ के इन लोगों का नाम जो है, इन सब चीजों को जोड़ के इनका नाम जो है वो क्या रखा जाए? मत्स्य संघ। यानी एक आदमी ने इसका क्या किया है? तो क्या किया है? नामकरण किया। अब यहां से आगे क्या, वो देखो कि इसमें समझने के लिए ऊपर की 3 बातें ही है कि पहले चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ। वो हमने कल ही सीख लिया। तारीख क्या थी? 18 मार्च 1948। ये भी कल सीखा। कैसे बना ये भी तुम्हें कल सीख लिया था। कितनी रियासतें? 4। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, एक ठिकाना। कौन सा मिला रहे हो? अब यहां से लगा कि यहाँ वाली बातें तुम्हारे लिए क्या है? नहीं है। अब एक एक करके बात करते हैं कि एक आदमी को तुम्हें मत्स्य संघ का क्या बनाना है। अब एकीकरण बड़ा लॉजिक वाला टॉपिक है, ठीक है। अब या तो राष्ट्रमुख अलवर से बनेगा, या भरतपुर से बनेगा, या करौली से बनेगा, या कहां से बनेगा? तो अपन पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रमुख और उपराष्ट्रमुख की कुर्सी पे कोई राजा ही सेट हो सकता है। तो अगर मैं तुम्हें ऐसा पूछूं कि ये जो 4 रियासतें हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इन चारों रियासतों में तुम्हें सबसे खराब रियासत कौन सी लगती है? ये नहीं बताना कि अपना उधर कोई रहता तो खराब है। हाँ, एक तो ये बता रहे हैं अलवर खराब लग रही, क्यों? कारण क्या है? ऐसे ही। हाँ, कोई बात नहीं। एक तो कह रहे हैं कि अलवर खराब है। लॉजिक क्या है तुम्हारा अलवर खराब करने का? फिर आंदोलन तो भरतपुर धौलपुर में चल रहे हैं, फिर तो वो भी हो सकती है खराब। भरतपुर खराब है, ठीक है। क्यों खराब है? फिर धौलपुर भी जा रही थी। फिर तो आदमी एक ही चाहिए। है। ज्यादा खराब कौन सी लग रही है? हम्म, हाँ, तुम एक दूसरी की रियासतों के नाम ले लो यार। है।
देखो क्या है कि इन चारों रियासतों में सबसे खराब रियासत कौन सी है? धौलपुर। कौन सी है? अब तुम दिमाग लगा के बताओ, देखें कि धौलपुर इन चारों रियासतों में सबसे खराब रियासत क्यों है। हाँ, वो देखो ये होता है बात कि अगर धौलपुर का राजा अच्छा आदमी होता ना, तो वो सबसे लास्ट में साइन नहीं करता। उसने बहुत नाटक किए, किसने? धौलपुर के राजा ने। कौन? उदयभान सिंह। और इसी चक्कर में उसने सबसे अंत में क्या किए? साइन किए। यानी इसमें सबसे खराब आदमी जो है वो कहाँ का आ रहा है? धौलपुर का है। तो उसको अब खुश रखना है, तो पटेल ने यही कहा, किसको? उदयभान सिंह को, कि देख उदयभान सिंह, तेरे पास ऑफर है कि अगर तू साइन करके राजस्थान में शामिल होने के लिए हाँ कर दे रहा है, तो हम तेरे को कौन सी कुर्सी दे देंगे। और इसी लालच में पिघल जाता है कौन? कौन पिघल जाता है? उदयभान सिंह। और साइन करना क्या कर देता है? स्वीकार। और उदयभान सिंह धौलपुर को क्या बना दिया गया? क्या बना दिया गया? राष्ट्रप्रमुख। अगर ये अच्छा आदमी होता तो सबसे लास्ट में साइन करता है क्या? नहीं करता है। इसने कुछ ना कुछ नाटक किए होंगे, इसलिए विलय पत्र पे सबसे लास्ट में क्या कर रहा है? हंसा। और एकीकरण वो प्रोसेस है जिसमें किसी राजा को लोभ दिया गया, लालच दिया गया, हाथ भी जोड़े गए, किसी राजा को डराया भी गया। कुल मिला के सबको समझा बुझा के एकीकरण में क्या कर लिया गया? शामिल। तो राष्ट्रप्रमुख की कुर्सी उदयभान सिंह कहाँ का? धौलपुर का। ठीक है। अब उपराष्ट्रप्रमुख। उपराष्ट्रप्रमुख की कुर्सी कौन ले गया? तो आप बताओगे कि उपराष्ट्रप्रमुख की कुर्सी कौन ले गया? गणेश पाल। अब गणेश पाल जो है वो किस रियासत का राजा है? तो आप बताओगे कि गणेश पाल किस रियासत का राजा है? करौली का। ठीक है। राष्ट्रप्रमुख और उपराष्ट्रप्रमुख ये दोनों राजा बनते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री वो आदमी बनता है जो नेता टाइप का आदमी होता है। तो इस मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन बना था? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि जो बना उसका नाम क्या बताओगे? शोभाराम कुमावत। और ये कुमावत किस रियासत का नेता है? अलवर रियासत का नेता। ठीक है। राजधानी। मत्स्य संघ की राजधानी जो है वो क्या रहेगी? अलवर। जब ये चरण बन जाएगा तो एक आदमी को तुम लोग क्या करने बुलाओगे? उद्घाटन करने। तो इस चरण का उद्घाटन करता कौन है? तो आदमी का नाम बताना है कि आदमी का नाम क्या बताओगे? NV गौडगिल। और आदमी का पूरा नाम है नरहरि विष्णु गौडगिल। भाई का पूरा नाम क्या है? नरहरि विष्णु गौडगिल। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, अपने होगा क्या करना, लास्ट वाला ही ठीक है। क्या है? और गौडगिल नाम के आदमी ने इसका क्या क्या है? उद्घाटन करने कहाँ गए थे तुम लोग? तो कहाँ गए थे? लोहागढ़। और ये लोहागढ़ कहाँ का फोर्ट है? तो लोहागढ़ कहाँ का फोर्ट है? भरतपुर। और किस आदमी ने कहा कि इन सबको जोड़ के इनका नाम क्या रखो? मदर संघ। तो मदर संघ यानी नामकरण किसने किया था? तो भाई का पूरा नाम क्या बताना है ऐसा? क्या नाम बताओगे? KM मुंशी। और इसका भी लंबा चौड़ा नाम है। के से होता कन्हैया लाल। क्या होता है? एम से होता माणिक राव। और मुंशी तो कन्हैया लाल माणिक राव मुंशी। तो बहुत लंबा चौड़ा नाम है, अपने लास्ट वाला ही ठीक है। क्या है? कि मुंशी नाम के आदमी ने इसका क्या किया है? नामकरण। उद्घाटन करने कहा गए थे? लोहागढ़। भरतपुर। उद्घाटन करता कौन था? गौडगिल। राजधानी क्या रखी? अलवर। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम। मत्स्य संघ का उपराष्ट्रप्रमुख गणेश पाल। कहाँ का राजा? करौली का। राष्ट्रप्रमुख उदयभान सिंह। कहाँ का? धौलपुर का। अब मत्स्य संघ एकीकरण का पहला चरण है। ठीक है। किस तारीख को बना? 18 मार्च 1948। कैसे बना? चार रियासत है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना। कौन सा जोड़ना है? निमाड़ा। और इन सबको जोड़ के क्या बनाया था? मतलब अब है क्या वो देखो कि इसमें समझने के लिए ऊपर की 3 लाइन नहीं है। चरण का नाम क्या है, किस तारीख को बना और कैसे बना, बस बाकी ये तीनों बातें अपन कल ही क्या है समझ चुके हैं। अब यहां से लगा के यहां तक तो आपको सीधा क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं। अब राष्ट्रप्रमुख उदयभान सिंह को बनाया तो बनाया, इसमें मैं क्या करूं तुम क्या करो? तो तुम्हें क्या रखना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। ऐसा का ऐसा कॉपी में छापो पहला चरण। लिखो पहला चरण, लिखो मत्स्य संघ।
तारीख लिखो 18 मार्च 1948। रियासत है, मतलब ये चंड बना कैसे है? तो कितनी रियासतें ऐड कर रहे हो तुम लोग? 4 रियासतें ऐड कर रहे हो ना, और चारों के नाम कल ही आते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली, और एक ठिकाना भी ऐड करोगे, कौन सा वाला? निमराना वाला ना। ठीक है, अब राष्ट्रमुख किसे बनाओगे तुम लोग? उदयभान सिंह, जो कहाँ के राजा हैं? धौलपुर के। उपराष्ट्रमुख किसे बनाओगे? गणेश पाल, जो कहाँ के राजा हैं? करौली के राजा है ना। ठीक है, फिर आप लोग प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? शोभाराम कुमावत को ना। किधर का नेता है ये? अलवर का ना। प्रधानमंत्री वो आदमी बनता है जो नेता टाइप का आदमी होता है ना। अलवर में होगा बिल्कुल। ये सब स्वतंत्रता सेनानी है, क्या है ये? स्वतंत्रता सेनानी है। ठीक है, फिर आप लोग मतर संघ की राजधानी क्या बना रहे हो? अलवर। फिर उद्घाटन करने किसको बुलाया तुमने? एनवी गोडगिल ना। इसका पूरा नाम है नरहरि विष्णु गोडगिल। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, अपने लास्ट वाला याद रखो तो भी अपन फेल नहीं होंगे ना। गोडगिल नाम का आदमी था। ठीक है, और उद्घाटन करने कहाँ जा रहे हो तुम लोग? लोहागढ़ में जाओगे, और लोहागढ़ कहाँ का किला? भरतपुर का किला। और नामकरण किससे कराओगे? के एम मुंशी है ना। तुम्हारा एक भाई लिख रहा है सर क्लास टाइम पे क्यों नहीं होती है? और क्लास टाइम पे ही है, तो कल की क्लास के लिए जल्दी आ गया आज। लिखा आप लोगों ने, बड़े यहाँ से आगे हम लोग अब। ठीक है, यहाँ पे दो बातें अपने कोर्स सीखनी है, वो क्या सीखना है वो देखो। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो प्रश्न ये बनता है कि एग्जामिनर तुम्हें पूछेगा कि जो ये मत्स्य संघ है, इसकी पेपर वाला तुम्हें क्या पूछेगा? क्या पूछेगा? वार्षिक आय। वार्षिक आय का मीनिंग है कि चारों रियासत प्लस एक ठिकाने की इनकम को जोड़ दो तो कितना बैठता है सालाना। तो इनकी वार्षिक आय जो है वो कितनी है? क्या है? 184 लाख। और मान लो यही आंकड़ा अगर किसमें पूछे तो कितना बन जाएगा? तो कितना बन जाएगा? 1 करोड़ 84 लाख बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ एक चीज और पढ़ना क्या, वो देखो कि हम लोग मत्स्य संघ का उद्घाटन करने कहाँ गए थे, और लोहागढ़ के अंदर भी मत्स्य संघ का उद्घाटन कौन से महल में हुआ? तो आप बताओगे कि मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ के कौन से महल में होता है? कचेरी कला। तो कभी कभी एग्जामिनर ने पूछा है कि कचेरी कला भी तुम्हें कहाँ मिलेगा, तो कहाँ मिलेगा? लोहागढ़, जो भरतपुर का किला है। और कचेरी कला इसलिए फेमस है क्योंकि यहीं पे हमारे एकीकरण का पहला क्षण मत्स्य संघ का क्या होता है? उद्घाटन। तो दो बातें ऐड करनी है कि एक तो मत्स्य संघ वालों की वार्षिक आय कितनी है? 184 लाख। और मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग में भी कहाँ करोगे? कचेरी कला। तो दोनों बातें ऐड करो। लिखो, लिखो मत्स्य संघ की वार्षिक आय। लिखो, मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख। मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख या 1.84 करोड़ थी। मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख या 1.84 करोड़ थी, या 1.84 करोड़ थी। नेक्स्ट लिखो, लिखो मत्स्य संघ का उद्घाटन। नेक्स्ट लिखो, मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग के। लिखो, मत्स्य संघ का उद्घाटन
लोहागढ़ दुर्ग के मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग के कचहरी कला में हुआ था। मत्स्य संघ का उद्घाटन लोहागढ़ दुर्ग के कचहरी कला में हुआ था। लोहागढ़ दुर्ग के कचहरी कला में हुआ था। नेक्स्ट लिखो, इसे में लिखना है, लिखो मत्स्य संघ के, लिखो मत्स्य संघ के निर्माण के लिए, देखो मत्स्य संघ के निर्माण के लिए, मत्स्य संघ के निर्माण के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में बैठक, मत्स्य संघ के निर्माण के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में बैठक लोहागढ़ में हुई थी। मत्स्य संघ के निर्माण के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में बैठक लोहागढ़ में हुई थी। सरदार पटेल की अध्यक्षता में बैठक कहां होती है? लोहागढ़ में हुई थी। ठीक है, दो बातें और ऐड करनी है यहाँ पे। क्या है वो देखो कि एक तो एकीकरण के अंदर राजा बहुत आ रहा है, तो इसमें टोटल कितनी रियासत ऐड हो रही है? तो इसमें कितनी रियासत ऐड हो रही है? 4 रियासत ऐड हो रही है। ठीक है, तो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। तो एकीकरण में अलवर का राजा कौन है? तेज सिंह है, लिखा ना यार तुम लोगों ने। ठीक है, धौलपुर का कौन है? उदयभान सिंह। करौली का कौन है? गणेश पाल। एक ही राजा का नाम नहीं आ रहा, कहां वाले का? भरतपुर वाले का। तो एकीकरण के समय भरतपुर शासक कौन थे? तो आप बताओगे कि एकीकरण के समय जो आदमी भरतपुर का राजा था, एकीकरण के समय भरतपुर के राजा का नाम क्या बताओगे? बृजेंद्र सिंह। और एक केवल इसी जगह मेंशन करना, आगे अपन कहीं पे भी मेंशन नहीं करेंगे। क्या? केवल एक ही जगह बनाया गया, वो इसलिए कि एक आदमी को मत्स्य संघ का क्या भी बनाया गया था? उप प्रधानमंत्री। ये उप प्रधानमंत्री वाला कॉलम केवल मत्स्य संघ के लिए ही लिखेंगे, आगे अपन कहीं पे भी मेंशन नहीं करेंगे। और मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री कौन सा आदमी बना था? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? युगल, या इसको किस नाम से भी जानोगे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। कहीं कहीं इतिहास में ये और जय का हमेशा लड़ाई झगड़ा है, कहीं ये की जगह जय वर्ड आता, जय की जगह ये वर्ड आता। तो युगल को चाहे जुगल किशोर चतुर्वेदी, एक ही बंदे का नाम है, और ये बंदा मत्स्य संघ का क्या बनता है? और प्रधानमंत्री। और ये चतुर्वेदी बहुत फेमस आदमी है, क्योंकि इस आदमी के अंदर एक बहुत बड़े आदमी की आत्मा बैठी हुई है। और इस आदमी को हमारे इतिहास में, इस आदमी को तुम लोग इतिहास में राजस्थान का क्या बोलोगे? या इसको दूसरा, इसको सेकंड क्या कहते हैं? जवाहर भी कहते हैं। मतलब राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू किस आदमी को लिखा जाता है? युगल किशोर चतुर्वेदी, जो मत्स्य संघ का क्या भी बना है? और प्रधानमंत्री। और एकीकरण के समय भरतपुर के राजा कौन है? बड़े। दो बातें और ऐड करनी, वो ऐड करो। लिखो, लिखो एकीकरण के समय, एकीकरण के समय भरतपुर शासक, एकीकरण के समय भरतपुर शासक बृजेंद्र सिंह थे। एकीकरण के समय भरतपुर शासक बृजेंद्र सिंह थे, बृजेंद्र सिंह थे। और एक लिखो, लिखो मत्स्य संघ का, नेक्स्ट लिखो मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री। केवल एक ही चरण में उप प्रधानमंत्री की पोस्ट मेंशन करेंगे, आगे कहीं नहीं करने वाले हैं ना। लिखो, लिखो मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री युगल, या ऑब्लिक करके लिख देना जुगल, ये एक ही बंदा है ना। लिखो मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री, लिखो युगल किशोर चतुर्वेदी था, युगल किशोर चतुर्वेदी था। मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री कौन था? युगल किशोर चतुर्वेदी। और एक लाइन क्वेश्चन में लिख देना, लिखो युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू, लिखो युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू या दूसरा जवाहर कहते हैं। युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू या दूसरा जवाहर कहते हैं। राजस्थान का नेहरू या दूसरा जवाहर कहते हैं। ठीक है, तो अपनी बात अपन ये रोक लेते। देखो अपन बड़े स्लो पढ़ रहे हैं, बड़े आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, बातें बहुत कम कम ही लिखी जा रही, जितना 1 घंटे में जनरली हम लोग लिखते हैं उससे बहुत कम लिखा हम लोगों ने, लेकिन इतने आराम से पढ़ रहे हैं। मतलब जितना लिख रहे हैं उतना क्या होना चाहिए? तुम लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ से बात अपन कल करते हैं।